क्लास 10th 2020 का क्वेश्चन पेपर का सलूशन है ये। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला है कि px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हमको p3 का मान ज्ञात करना है। क्योंकि एक मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको रफ में भी आप कर सकते हो। x की जगह 3 रखें, यहाँ पर भी x की जगह आप 3 रखिए, फिर स्क्वायर, फिर यहाँ 3 और x की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे 3 प्लस 2, ये 3 3 जा 9, ये भी 3 3 जा 9 प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, 18 प्लस 2 20। तो P3 का जो मान होगा वो होगा 20। दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसमें हमको d का मान ज्ञात करना है। d मतलब विविक्तिकर या विभेदक भी बोलते हैं। तो d का फॉर्मूला हमको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू है -2 और c का वैल्यू है 1। b का वैल्यू क्या है -2, तो जब भी b का आए या माइनस में आए तो ब्रैकेट में रखना चाहिए कोई भी वैल्यू को। यहाँ -4, a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 1। तो -2 का स्क्वायर होता है 4, है ना। माइनस में अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो उसका माइनस प्लस में बदल जाता है ना। कोई भी सम संख्या हो तो माइनस का पावर अगर सम संख्या है तो प्लस में आ जाएगा आंसर उसका, है ना। और माइनस के पावर में विषम संख्या है, विषम संख्या है तो माइनस रहेगा। तो ये -2 का स्क्वायर, क्योंकि सम संख्या है माइनस हट जाएगा, प्लस आ जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 4 इंटू 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो इसका आंसर जो होगा 0। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु 3-5 किस चतुर्थांश में पड़ता है। जैसे कि हमको पता है ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो पहला चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होता है। जो पहला अंक होता है, निर्देशांक का जो पहला अंक है x शो करता है और दूसरा अंक क्या शो करता है y। तो यहाँ x एक्सिस भी प्लस, y एक्सिस भी प्लस। यहाँ पर x एक्सिस किस में है माइनस में, y एक्सिस प्लस में। यहाँ पर x एक्सिस भी माइनस है, y भी माइनस में, मतलब ये माइनस। यहाँ पे x एक्सिस प्लस में है, y एक्सिस माइनस में। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो पहला x एक्सिस का क्या कोऑर्डिनेट है प्लस में है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट किस में है माइनस में है, मतलब ये आएगा चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा चतुर्थांश। फोर्थ क्वेश्चन में cos 30 इंटू sec 30 होता है। क्योंकि हमको पता है cos 30 होता है 1/sec 30 और ऑलरेडी एक sec 30 दिया हुआ है, तो इसको सीधा हम लोग इस तरीके से काट सकते हैं। तो इसका आंसर जो है 1 है। फिफ्थ क्वेश्चन में देय आयकर दिया हुआ है 3000 रुपये, शिक्षा उपकर पूछा है जिसमें जो दर दिया हुआ है 3%। तो शिक्षा उपकर जो होगा, शिक्षा उपकर जो होगा वो 3000 गुणित 3/100। तो इसमें ऐसे कट जाएगा, ये चीज़ 9, तो ये 90 रुपीज़। तो फोर्थ क्वेश्चन में सिंपल था, cos 30 और sec 30 को हम लोग क्या किए, cos 30 को डायरेक्ट cos थीटा 1/sec थीटा होता है, तो cos 30 को 1/sec 30 कर दिए। sec 30 कैंसिल हुआ, ये 1 आया। देय आयकर दिया हुआ था इसमें, जिसमें से मेरे को क्या निकालना था 3% शिक्षा उपकर, तो 3% इस तरीके से निकाले, तो इस 0 0 कटा, है ना, और यहाँ 330 या 9। रिक्त स्थान की पूर्ति करो बोला है। तो पहला प्रश्न बोलता है √2 + 1 और √2 - 1 का समांतर माध्य निकालना। तो समांतर माध्य इसमें √2 + 1 प्लस √2 - 1/2। समांतर माध्य इस तरीके से निकालेंगे, इसको हल करें तो √2 + 1 क्या हो जाएगा, √2 + 1 और इसका ब्रैकेट खोल दिए /2, तो ये +1 - 1 कटा, 2 √2/2, 2 2 कटेगा, तो यहाँ जो हमको बचेगा वो 2।
तो समांतर माध्य √2 + 1 √2 - 1 का क्या आ गया 2 आ गया। इसको ठीक है ना, दोनों को योग बटे में 2 करेंगे तो समांतर माध्य। दूसरे क्वेश्चन में 4, 7, 8 दिया हुआ है, चतुर्थ अनुपाती पता करना है, तो उसके जगह x लिख के हम लोग क्या करते हैं 4:7 = 8x। तो इसको हम लोग बटेंगे 4/7 और 8/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 4x 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुना 4 इधर आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 8 × 7/4। इसको काटें तो 7 2 जा 14। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा 14 आएगा, इसका जो आंसर आएगा 2 आएगा। सबसे बड़ी जीवा सर्कल में, जीवा किसको बोलते हैं जो सर्कल में इस तरीके से काटे, इस तरीके से। तो ये सभी जीवाएं हैं, ये भी जीवा है। तो इसमें से जो केंद्र से गुजर रहा है उसको हम लोग सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं, और जो केंद्र से जो लाइन वृत्त में गुजरता है उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा जो है वो है व्यास। फिर आते हैं sin 90 - 63। हमको एक फॉर्मूला पता है, sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, cos 90 - थीटा होता है sin थीटा। तो हमको जैसे sin 90 - थीटा दिया हुआ, तो थीटा हमको दिखना है sin 90 - थीटा, तो sin 90 - थीटा, तो यही थीटा यहाँ पर लिखेंगे, मतलब cos थीटा। तो थीटा क्या पता चला 63, तो यहाँ पर जो आएगा आंसर आएगा cos थीटा। थीटा हमको पता चला यहाँ पे क्या है 63 डिग्री, तो इसलिए यहाँ 63। दो विषम संख्याओं का योग। अगला प्रश्न जो है दो विषम संख्याओं का योग। दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा, जैसे मान लो एक विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, दोनों का योग किया 4 मिला। ठीक है, 3 एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, दोनों का योग किया तो मेरे को क्या मिला 8 मिला। तो दो विषम संख्याओं का योग, ये विषम संख्या है और दो विषम संख्याओं का योग मेरे को क्या मिल रहा है, एक सम संख्या। तो यहाँ पर दो विषम संख्याओं का योग में हम क्या लिखेंगे, सम संख्या। इस प्रश्न में हम लोग सत्य व असत्य वाक्यों की सत्यता और असत्यता हम लोग जांच करेंगे। वर्ग समरूप। पहला प्रश्न बोलता है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। जी हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्योंकि सभी वर्गों को अगर देखा जाए तो सभी वर्ग के जो कोण होते हैं, कोण जो होते हैं वो 90-90 अंश के होते हैं। दूसरी बात, भुजाएं सम अनुपात में होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो वर्ग होते हैं सभी वो समरूप होते हैं। तो इसका उत्तर सत्य है। मूल बिंदु x y, x दिया हुआ है y दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब है x और y का मान कुछ भी हो सकता है, x और y का मान कुछ भी हो सकता है, x निर्देशांक और y निर्देशांक का मान कुछ भी हो सकता है। यदि कोई बिंदु को मूल बिंदु बोलता है मतलब इसका है कि उसको 0 0 लिखना चाहिए। हाँ, हो सकता है यहाँ पे 0 0 हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मान कुछ और भी दे सकते हैं, है ना। तो हम अगर मूल बिंदु है तो डायरेक्ट हमको क्या लिखना चाहिए 0 0। तो ये जो वाक्य है वो असत्य है। अब यहाँ पर r बराबर क्या है 1, r बराबर 1। अगला प्रश्न बोलता है इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन। इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन, आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ आएगा 4/3 पाई। तो क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 4/3 पाई घन इकाई और हमारा आंसर भी हो जाता है 4/3 पाई घन इकाई, तो ये वाक्य भी सत्य है। अगला प्रश्न बोलता है बैंकों में खोलने के लिए पैन का होना अनिवार्य है। जी हाँ, पैन का होना अनिवार्य है। शुरुआत में हो सकता है पैन कार्ड के लिए कुछ समय दे दिया जाए, लेकिन
अभी पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है बैंकों में खाता खोलने के लिए। तो ये भी वाक्य सत्य है। फिर उसके बाद बोलता है कि यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री, है ना, चारों कोण समान हो चतुर्भुज के वो सही है, पर हर कोण 60 डिग्री हो ये गलत है। क्यों? क्योंकि चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए और ये तभी संभव है जब चारों कोण 90 अंश के बराबर। इस प्रश्न में देखेंगे दूसरा प्रश्न जो मूल बिंदु x और y, x y का अगर सीधा सीधा दे देता कि इस मूल बिंदु का मान है 0 0 तो हम इसको सत्य लिख सकते थे, लेकिन x और y का मान कुछ भी हो सकता है, 0 0 को छोड़ के और भी मान रख सकते हैं, इसलिए इस वाक्य का असत्य होना ही सही। तो प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें cos 55 sin 35 प्लस sin 35 cos 55, ध्यान दीजिएगा पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। इन प्रश्नों में सबसे पहले हमको जोड़ा खोजना पड़ता है, पेयर हम लोग को खोजना है, पेयर जिसका जो योग हो, जिसका योग 90 अंश, है ना, ऐसा कोई दो संख्या प्रश्न में ही दिया रहेगा, दो संख्या जिसका योग 90 हो। तो 55 और 35 का योग अगर देखेंगे तो योग क्या है 90, वैसे यहां 35 और 55 का योग क्या है 90। पहले काम तो पेयर मिल गया 55 35 35 55, तो उन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, मतलब ये दोनों में से कोई एक को बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों में से कोई एक को कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम लोग ऊपर का ही कन्वर्ट करते हैं, न्यूमरेटर को sin 35 ऐसे रहने देते हैं, cos 55 को हम लोग लिखते हैं sin cos 90 माइनस 35, है ना। जैसे ही हमको यहाँ पे पेयर पता चल गया तो पेयर में से कोई एक को हम लोग बदलेंगे, चेंज करेंगे। अब उसको कैसे चेंज करेंगे वो भी ध्यान देंगे कि हमको ये देखना है कि 90 में से ऐसा क्या माइनस करें, है ना, 90 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 55 है। तो यहां पर ही उसका आंसर दिया हुआ है कि 90 में से 35 माइनस करें तो आपको 55। तो 55 का मान क्या है 90 माइनस 35। वैसे यहां पर देखिए अब दोनों में से किसी एक को बदलना है, cos 55 को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, sin 35। अब हम लोग फिर से देखेंगे कि 90 में से क्या माइनस करें कि ये 35 है ना। तो 90 में से क्या माइनस करेंगे हम लोग, 90 में से क्या घटाएंगे, 90 में से 55, यहीं पर आंसर है। 90 में से 55 घटाओ, पूरा का वैसी कॉपी करना, साइन बस 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 आएगा। तो ये 35 की जगह 90 माइनस 55 लिखेंगे, 90 माइनस 55। उसके बाद cos 90 माइनस थीटा, थीटा खोजेंगे तो थीटा क्या है यहाँ पर 35, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है 35, तो इक्वल टू साइन थीटा, थीटा मतलब 35, तो यहाँ 35 लिख दिए, नीचे का कोई बदलाव नहीं। फिर वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा, 55 है ना, यहाँ पे थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 55, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा की जगह हम लोग 55 ही लिखेंगे, बाकी साइन 90 माइनस थीटा मतलब 55 और ये cos 55, ये दोनों कैंसिल होगा तो यहाँ 1 + 1 यहाँ 2 आ जाए, तो इसका उत्तर जो है वो 2। फिर से देखें, cos 55 sin 35 प्लस sin 35 cos 55, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे और ये देखेंगे कि 90 में से क्या माइनस करें कि 55 है, उसका आंसर ही नीचे में दिया रहेगा। मैंने पेयर इसीलिए शुरुआत में बोला कि पेयर खोज लो, तो जैसे ही पेयर खोज लोगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर वही मिलेगा,
कॉस वैसे ही उतारेंगे, फिर 90 55 में क्या करेंगे, 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 55 है तो 35 माइनस कर दो। वैसे ही यहाँ पर भी साइन 35 चाहिए था तो 35 चाहिए था तो 90 में से क्या माइनस करेंगे 35, आंसर नीचे में ही दिया हुआ है 90 माइनस 55। याद रखना दोनों में से किसी एक को, जब पेयर खोज लो तो दोनों में से कोई एक को ही आप लोग क्या करोगे, बदलोगे। तो ये इस दोनों का ये पेयर था तो मैं नीचे वाले को नहीं बदला, ऊपर वाले को बदल दिया। यहाँ पर भी क्या हुआ कि मैं डिनोमिनेटर को नहीं बदला और न्यूमरेटर को बदल दिया। उसके बाद 90 माइनस 35 साइन 35, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो थीटा भी आपको खोजना है कि जब आप 90 माइनस थीटा बोलते हैं यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो वो थीटा यहाँ पर मिल गया हमको 35। तो cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, वो थीटा क्या है 35। साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा, वो थीटा क्या है 55। अब ये दोनों एक दूसरे कैंसिल किए तो एक प्लस। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर हमको x का मान ज्ञात करने कहा गया। तो इसका हल जो है, यहाँ जो मध्य पद है यहाँ पे 5 प्लस x, जैसे यहाँ पे a b c 3 पद है जिसमें से मध्य पद को हम लोग और बांटेंगे इस तरीके से, ठीक है। मध्य पद को इस तरीके से, अगर 3 पद हैं 3 पद में दिया है तो मध्य पद को हम लोग इस तरीके से समानुपात में बांटेंगे। तो यहाँ मध्य पद क्या है 5 प्लस एक्स, इस तरीके से 5 प्लस एक्स को हम लोग समानुपात में बांटेंगे। 3 प्लस एक्स अनुपात 5 प्लस एक्स समानुपात 5 प्लस एक्स, जैसे b को बांटे समानुपात में वैसे यहाँ पर भी 5 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स। अब यहाँ पे भाग दे देते हैं, 3 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स, ये अनुपात में है और ये भी अनुपात में है। तिर्यक गुणा करेंगे हम लोग, 3 प्लस एक्स और यहाँ पर आएगा 8 प्लस एक्स और यहाँ पर 5 प्लस एक्स और ये 5 प्लस एक्स। अब इन दोनों को हम लोग गुणा करते हैं यहाँ पर, तो इसको गुणा करें 8 या 21 हो जाएगा, फिर 3 गुणित x 3x, फिर 8 से इसको गुणा करो 8x और इसको गुणा किए x स्क्वायर, फिर ऐसे ही यहाँ 5 गुणित 5 25 और यहाँ क्या आएगा 5x और यहाँ क्या आ जाएगा, फिर से गुणा करें 5x और x गुणित x स्क्वायर। अब यहाँ पे सरल कर दो 21, 3x प्लस 8x क्या हो जाएगा 11x x स्क्वायर, यहाँ पर 25 5x प्लस 5x 10x और ये x स्क्वायर। अब सबको इधर ट्रांसफर कर दो और 21 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 25 माइनस 21 और यहाँ क्या है 11x और x स्क्वायर। जो स्थानांतरण हो रहा है एक जगह से दूसरे पक्षांतर हो रहा है वहां पे उसी का चिन्ह बदलेगा। तो 10x इधर आया तो माइनस 10x, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर इधर आया माइनस एक्स, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, 11x माइनस 10x होता है ना, जो बचा हमको लिख देते हैं 11x माइनस 10x। अब 25 माइनस 21 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ गया 11x माइनस 10x होता है x या 1x और ये 4, तो ये हमारा उत्तर। x का मान क्या है, इसमें 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 यह के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने बोलता है। तो इसका 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं कि a बराबर 3 है और b बराबर -5 है और c बराबर 2 है। योगफल मतलब क्या होगा माइनस b अपॉन ए और गुणनफल होता है c अपॉन ए। तो माइनस ये फॉर्मूला का माइनस है, याद रखेंगे फॉर्मूला का माइनस अलग है और b में जो मान आएगा उसका माइनस अलग है, तो दोनों को सेम नहीं करेंगे। फॉर्मूला का माइनस पहले लिख लीजिए, फिर b का मान लिखेंगे ब्रैकेट के साथ और a का मान जो है वो 3, तो माइनस माइनस प्लस 5/3। उसी तरीके से यहाँ पे c/a, तो यहाँ पे माइनस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। c का मान जो है वहाँ पे 2 और a का मान है 3, a का मान है 3, तो यहाँ पर हम लोग 2/3 है ना। योगफल होता है माइनस b/a, गुणनफल होता है c/a कीजिए। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएंगी,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत लिखेंगे, तो ये सब का योग, इन सब का योग बटे में कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो बटे में भी मैं 10 करूंगा। इनका योग अगर करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 55, 55 बटे 10, सीधा दशमलव लगा देते हैं, 5.5 है ना। प्राकृत संख्या जो है प्रथम 10 प्राकृत संख्या चालू हो गए 1 से लेके 10 तक, और यहाँ 10 तक इसको जोड़ेंगे, ऐड किए और बटे में 10 किए, ठीक है। प्राकृत संख्याओं का योग 55 होता है, भाग दिए, क्योंकि एक ही शून्य है इसी के लिए यहाँ पे पीछे से गिनेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5.6 में बोलता है बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी। ये बिंदु है 2 5, इसको मान लेते हैं हम लोग P, और यहाँ पर मूल बिंदु है वो होता है 0 0, इसको मान लेते हैं हम लोग Q, ठीक है। अब यहाँ पर मूल बिंदु x1 और y1, जो P का जो बिंदु है P, उसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, और इसको x2 y2। तो जो दूरी का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है इसमें, शून्य, तो x शून्य रख दिए, x1 क्या है 2, तो 2 रख दिए और ये स्क्वायर। फिर वैसे y2 क्या है शून्य, तो शून्य रख दिए, फिर माइनस y1 क्या है यहाँ पर 5, तो 5। एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, पहला जो अंक, जो निर्देशांक में जो पहला संख्या होगा वो x का मान है, जो दूसरी संख्या है वो y का मान है, इसलिए यहाँ x1 y1, यहाँ पे भी ये पहला जो संख्या है निर्देशांक में उसको x का मान लेते हैं और दूसरा y का मान है ना, इस तरीके से। तो अब इसको सूत्र में रखने के बाद 0 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 2 का वर्ग, 0 माइनस 5 क्या होता है, माइनस 5 का वर्ग। तो यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर वर्ग क्या हो जाएगा 4, और माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा 25। क्योंकि सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, सम संख्या यहाँ पर भी है तो माइनस हट जाएगा, तो जो रूट मिलेगा वो आएगा 29। क्योंकि ये एक दूरी है, एक दूरी का मान है, इसलिए यहाँ पर इकाई लिखना जरूरी, ठीक है। तो इस तरीके से जो बिंदु दिया था मूल बिंदु से उसकी दूरी √29 इकाई आ गया है ना। इसमें सिंपल सा इस बिंदु को x1 y1 लिए और मूल बिंदु को x2 y2 ले लिए और सूत्र में रखे। सूत्र जो होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 का वैल्यू 0, x माइनस x1 का वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है 5 स्क्वायर, स्क्वायर किए। 0 माइनस 2 क्या होता है -2, तो -2 लिखिए, 0 माइनस 5 -5 होता है, वो भी लिख दिए। -2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 लिखिए, लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा है ना, माइनस का जो वर्ग होगा वो प्लस, सम संख्या है मतलब यहाँ पे माइनस को क्या कर देगा, वो प्लस कर दे। यहाँ भी माइनस के ऊपर में जो है प्लस है ना, सम संख्या है तो यहाँ पे भी क्या कर देगा, उसको प्लस कर दे। तो 2 का स्क्वायर जो वर्ग होगा वो 4, 5 का वर्ग जो होगा वो 25, 4 प्लस 25 होता है 29 इकाई। इकाई लिखना जरूरी है क्योंकि ये दूरी निकाल रहे हैं हम लोग, अतः लिख सकते हैं PQ जो होगा वो √29 इकाई। प्रश्न नंबर 7 जिसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य। तो यहां पर हम लोग शेषफल प्रमेय यूज करेंगे। शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय जो है वो क्या है कि इस gx हमको माना कि px जो है वो मान है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 और gx जो है वो x माइनस 1। यहाँ gx बराबर शून्य लेंगे और gx का मान क्या है x माइनस 1 बराबर शून्य।
अब ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। अब ये x का मान हमारे पास क्या मिला +1, तो यहाँ इस बहुपद में 1 रख देंगे, x के जगह जहां जहां x है वहां पहले बहुपद लिख लेते हैं। 4x³ + 3x + 2x - 9। अब x के जगह हम क्या रखेंगे, x का मान रखने पर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 1 का क्यूब 3 1 का स्क्वायर 2 1 - 9। क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को यहाँ पर क्यूब हो स्क्वायर हो कोई भी हो तो 1 का 1 आ जाए, उसी हल करेंगे। तो 4 1 का क्यूब मतलब 1, 3 1 का स्क्वायर मतलब 1, यहाँ पे 2 1 और ये 9, तो ये 4 1 जा 4 3 2 -9। तो यहाँ पे हल करेंगे 4 + 3 7 8 9 है ना, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया और 9 - 9 क्या आ गया 0। तो यहाँ हमने कुछ नहीं किया, शेषफल प्रमेय में gx का मान हम लोग क्या करते हैं 0 लेते हैं, और gx क्या होता है x - 1 इस प्रश्न के अनुसार, तो x - 1 उधर गया +1, तो x का मान हमको 1 मिला और यहाँ पर 1 रखेंगे है ना, ये जो बहुपद दिया है उसमें x के जगह 1, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रखते गए, बाकी सेम कॉपी किए, 4 है ये 4 है, x के जगह बस 1 रखे, बाकी जो घात में 3 रखा हुआ है वैसे का वैसे, प्लस भी किसी में बदलाव नहीं आया, यहाँ 3 है, यहाँ x का मान जो 1 है और ये वर्ग स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लिखे, +2 1 9। अब इस तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे, 4 और माइनस तो है नहीं तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, 1 है तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 3 1 का जो स्क्वायर होता है वर्ग होता है वो भी 1 होता है, +2 1 जा 2, इस हिसाब से यहाँ 4 1 जा 4 + 3 1 जा 3 2 1 जा 2 फिर -9, ये सबको प्लस किए तो 9 आया, 9 - 9 क्या हो गया 0 हुआ। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ कि x - 1 है ना, x - 1 x माइनस वन, ये सिद्ध हुआ कि x - 1 से px जो बहुपद जो दिया था उसको भाग देने पर शेषफल शून्य होता है। खंड करके वर्ग समीकरण 9x² - 3x - 2 को हल कीजिए। तो यहाँ पर इसको हल करना है अपने को, तो मध्य पद तोड़ना ज्यादा आसान पड़ेगा। 9 2 इन दोनों को मध्य पद तोड़ते वक्त 9 और ये 2 x² का जो गुणांक है ये 2 है, दोनों को गुणा करें तो आएगा 18। तो ऐसी कोई संख्या दिखेंगे जिसमें गुणा करने से कितना है 18 और प्लस या माइनस करने से 3, तो 9 के पहाड़े में एक 18 आता है और एक 6 के पहाड़े में 18 आता है ना, तो 9 के पहाड़े में जब 18 आता है तो 9 + 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा और 9 - 2 करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन मेरे को कितना चाहिए 3, तो ये वाला संख्या देखते हैं, 6 × 3 कितना होता है 18 होता है और 6 - 3 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 6 - 3 करेंगे तो 3 आएगा। तो ये जो 3 है 3 का एक मान आ गया 6 - 3, इस 3 का मान क्या है 6 - 3, तो बाकी सब हम कॉपी करेंगे यहाँ पे 9x² माइनस इस 3 का मान जो मध्य पद है, क्योंकि हम लोग मध्य पद तोड़ रहे हैं तो ये जो मध्य पद है उसका जो मान है वो क्या है 3 का मान है 6 - 3 के जगह हम रख देंगे 6 - 3, बाकी सब कॉपी कर दीजिए, बाकी सब सिंपल सा कॉपी कर दीजिए। अब क्या करते हैं 9x² माइनस प्लस माइनस और ये आ गया 6x, फिर माइनस माइनस प्लस 3x है ना, यहाँ पे जो गुना होगा उसको इस तरीके से गुना करो माइनस प्लस माइनस और 6 × x 6x माइनस है ना, ये वाला जो माइनस है
बाहर ब्रैकेट के पहले माइनस माइनस प्लस और ये 3 गुणित 1 3, बाकी सब चीज कॉपी कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम कॉमन कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 है ना, तो 9 कौन से पहाड़े में आता है, 3 तिया 9, मतलब यहाँ पे 3 और 3, इस 9 में क्या छिपा हुआ है, 3 3। मान लो 4 है तो इसमें क्या छुपा हुआ है, 2 और 2। मान लो 10 है तो इसमें क्या छुपा हुआ है, 5 2, 5 दूनी 10 होता है ना, 2 दूनी 4 होता है, 3 तिया 9 होता है। मान लो 8 है तो इसमें 4 और 2, जितना जरूरत है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे छुपाओ, तो छुपी हुई संख्या हमको खोजनी है। जैसे 6 है तो इसमें क्या क्या छुपा है, 2 और 3 है ना, इस 6 में क्या छुपा है, 2 और 3। इस 9 में क्या छुपा है, 3 और 3। तो जो चीज दोनों है ना, इसमें 9 में छुपा है 3 और 3, 3 गुणित 3 9, 6 में क्या छुपा है, 2 गुणित 3 6, मतलब 2 और 3। तो दोनों में क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ या कॉमन क्या है, दोनों में जो है वो कॉमन है 3 और ये 3, दोनों में क्या कॉमन है 3। तो यहाँ हम 3 बाहर निकाल देते, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, और यहाँ पर क्या निकाल दें, सबसे मिनिमम पावर x स्क्वायर है और यहाँ x का घात क्या है, 1 है। तो जो न्यूनतम घात वाला है, x का स्क्वायर है 2 है और 1, तो न्यूनतम घात कौन सा है, इसका घात न्यूनतम है, तो x का घात 1 को बाहर निकाल। ठीक है, अब क्या क्या बचा देखते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो इसको तो बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, 3 3 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे 2x था, इसमें से 1x निकाल दिए, 1x बचा, फिर यहाँ का माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है तो 6 में से क्या निकाल दिए हम, 3 निकाल दिए, तो क्या बचेगा, 2। ध्यान से देखना कि हम 6 में से गुणांक में देखते हैं, ना कि प्लस माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 3 निकाल दिए, तो यहाँ पे गुणांक में 2 बचा, फिर प्लस, अब सिंपल सा इसको कॉपी कर दो, यहाँ पे 3x माइनस 2। ठीक है, 3x माइनस, इसको कॉपी कर दिए। अब यहाँ पर देखें, ये 2 है, माइनस है, 3x है, तो यहाँ पे 3x तो 3x आ गया। पहले यही चीज को कंपेयर कर लेना है ना, इसको क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, है ना, 3x माइनस 2 को हम क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे, और यहाँ पे जो छूटा है 3x है, और यहाँ पे क्या छूट गया, प्लस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1। अब 3x माइनस 2 और यहाँ पर आएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। इसको अलग अलग से हम लोग 0 के बराबर ले लेते हैं ताकि x का मान निकले। ये हो गया गुणनखंड है ना, और x का मान अगर निकालना है हमको तो माइनस 2 उधर गया, प्लस 2 हो गया, 3 इधर आया, 2/3। यहाँ पर 3x प्लस 1 उधर गया, माइनस 1 हुआ, माइनस 1/3, इस तरीके से। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 8 में मध्य पद तोड़ना है। सूत्र विधि 2-3 विधियां हैं, पूर्ण वर्ग विधि, हम मध्य पद तोड़ के, क्योंकि कोई विधि का वो स्पेसिफिकेशन नहीं दिया कि इसी विधि में सॉल्व करना है, तो हम मध्य पद तोड़ के ही हल करेंगे। तो 9x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 है ना, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, 9 और 2 को गुना किए, जब 9 और 2 को गुना किए तो क्या आया, 18 आया। तो 9 और 2 को गुना करने के बाद 18 आया, तो ऐसी कोई संख्या देखेंगे जिसके पहाड़े में 18 आए, तो 9 के पहाड़े में तो 18 आता ही है, बाकी 6 और 3 के पहाड़े में भी आता है, तो 6 3 18 होता है, 6 माइनस 3 3। तो ऐसी एक संख्या जिसको माइनस प्लस करने से 3 आना चाहिए, वो था 6 और 3। तो यहाँ 3 के जगह हम लिख दिए 6 माइनस 3, 3 के जगह हम मान जो रखे 6 माइनस 3, ये माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 3x, ये माइनस 2। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे, इसमें 3 तिया 9 मतलब, और इसमें 2 तिया 6 मतलब 3 तिया 9 2 तिया 6, तो दोनों में 3 3 है कॉमन, तो 3 निकाल दिए, 3 तिया 9 तो 3 आ गया बाहर, तो 3 रह गया अंदर। अब न्यूनतम घात वाला x निकालते तो x आ गया इधर, फिर माइनस 3 दूनी 6 तो 3 बाहर आ गया और 2 रह गया अंदर, x जो है वो भी बाहर आ गया। तो इस तरीके से 3x कॉमन निकालने के बाद
3x माइनस 2 है। उसके बाद इस 3x माइनस 2 को एज इट इज कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे 3x माइनस 2 को इधर कॉपी कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए पहला, बस पहला देख लीजिए, 3x दिया हुआ है तो क्या छूटा है, यहाँ तो पूरा का पूरा सेम आ गया, तो यहाँ पर जो छूटा है वो एक प्लस का चिन्ह जिसको बाहर रखोगे, और 3x पूरा आ गया इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1। अब इसको 3x माइनस 2 और 3x प्लस 1, इसको अलग से बराबर शून्य करिए, इसको अलग से बराबर शून्य करिए, फिर -2 उधर गया +2 हुआ, 3 इधर आया 2/3 हुआ, वैसे +1 उस तरफ गया -1 हुआ, और 3 इधर आया तो -1/3। प्रश्न नंबर 9 बोलता है सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। तो माना 3 क्रमागत सम संख्या जो है 2n - 2, 2n, 2n + 2 है, इनका योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग हम मान लेते हैं p। तो इनका योग करते हैं 2n - 2 + 2n + 2n + 2। ये याद रखेंगे, यहाँ पे जो n है वो जहां n बिलोंग्स टू n मतलब प्राकृत संख्या, ये जो छोटा n है वो किस समूह में आ जाएगा, सभी प्राकृत संख्या के समूह में आएगा, तो इसको बोलते हैं n बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल करें, 2n - 2 + 2n + 2n + 2, -2 + 2 कटा, 2n + 2n + 2n, तो यहाँ पे क्या बच गया 6 है। तो यहाँ पर जो n का गुणज क्या है 6, मतलब यहाँ जो p है, मतलब जो योग है क्रमागत सम संख्याओं का योग, वो 6 का गुणज है, 6 का गुणज है। किसका, जब सभी, फॉर ऑल, सभी n, जो ये n है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या, जब सभी n जो बिलोंग करेगा प्राकृत संख्या को, तो यहाँ पर जो क्रमागत सम संख्याओं का योग होगा वो 6 का गुणज होगा, है ना। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, माना हम क्या मानेंगे कि 3 क्रमागत सम संख्या 2n - 2, 2n, 2n + 2, जहां n जो है वो किसको बिलोंग करता है, प्राकृत संख्या को। n प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या ले लीजिए, n का यहाँ 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो भी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत। तो p बराबर योग ले लिए, इन तीनों संख्याओं का योग ले लिए। अब उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट खोले, -2 + 2 कटा, तो 2n + 2n + 2n कितना हो गया 6n, जो कि एक क्रमागत संख्याओं का योग है। यहाँ जो क्रमागत संख्याओं का योग p वो है 6 का गुणज है ना, 6 × n, 6 का गुणज है, और जो n है वो कोई भी प्राकृत संख्या। नंबर 10 में एक बेलन का आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर है। तो ये एक बेलन ले लेते हैं, बेलन जिसकी परिधि जो है उसको 88 सेंटीमीटर बोल रहा है ना। तो ये एक वृत्ताकार आधार जो है वो वृत्ताकार है, और ये हो गया r त्रिज्या। उसके बाद क्या बोलता है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितनी बोल रही है 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो प्रश्न जैसे जैसे आप बोलता है वैसे वैसे आप चित्र भी बनाते जाएंगे, तो प्रश्न आधा सॉल्व हो गया। मतलब जो दिया हुआ है प्रश्न में वो अगर पता लग गया, फॉर्मूला आपको पता है, तो आप प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हो। तो जैसा प्रश्न बोलते जाता है वैसे वैसे आप उसको बनाते जाइए। आखिरी में अगर मान लीजिए कोई प्रश्न में ट्विस्ट है तो वो ध्यान में आ जाएगा, है ना। तो पहले जैसे जैसे प्रश्न है वैसे वैसे उसको डायग्राम को बनाते चले जाइए। तो अब चलिए हल करते हैं यहाँ पे कि यहाँ जो दिया हुआ है परिधि, आधार का जो परिधि है वो 88 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई दिया हुआ है h जो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन हमको पता करना है। तो बेलन का आयतन होता है πr² h।
तो h तो दिया हुआ है लेकिन r नहीं दिया है, तो r पता करने के लिए हम लोग, क्योंकि बेलन का आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, तो एक वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि जो है वो होता है पाई 2 पाई r, है ना, 2 पाई r। तो वृत्त का परिधि यहाँ पे कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अभी हल करते हैं r के लिए, 22/7 r का मान, r तो दिया नहीं है। अब ये 7 उधर जाएगा तो क्या होगा 88 गुणित हो जाएगा, 7 भाग में गुणा हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2, ये दोनों गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, अब 11 दूनी 11 अट्ठे, ठीक है, 11 2 जा 11 8 जा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 7, क्या आ गया 2 × 7, 2 × 7 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो त्रिज्या मिला हमको वो कितना मिला 14 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या बोलता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन है पाई r² h। पाई क्या है 22/7, r क्या है 14 है, 2 बार 14 लिख देते हैं यहाँ पे, और h क्या है, h यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 7 1 जा, ये 7 2 जा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 44 × 140 आएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो उत्तर आएगा 6160, ये है वॉल्यूम आयतन। ठीक है, बेलन का यूनिट लिखना, इकाई लिखना जरूरी है, तो घन सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी हमको आयतन मिलेगा तो जो यूनिट में यहाँ पे जिस मात्रक में दिया हुआ है, ठीक है, डायमेंशंस को दिया हुआ है मात्रक, जैसे परिधि 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसी मात्रक में हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। तो यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है घन आयतन, क्योंकि पता कर रहे हैं तो यहाँ पे घन सेंटीमीटर पता करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ बेलन का आयतन हमको पता करना था। बेलन की परिधि, आधार की परिधि दी हुई थी, आधार की परिधि क्या थी वृत्ताकार थी, इसीलिए हम 2 पाई r बराबर 88 सेंटीमीटर किए। इससे हम लोग r का मान निकाले। r का मान निकालने के बाद बेलन का आयतन क्योंकि पाई r² h होता है, तो पाई r h, r तो मिल गया, h पहले से प्रश्न में दिया था, उसको मान में रखे, मान रखे पूरा, और ये 44 गुणित 140, तो ये क्या आ गया 6160 घन सेंटीमीटर। यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है।